हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में उत्तराखंड के इतिहास का जो सेगमेंट है उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं और अब बहुत ही कम कुछ ही टॉपिक हमारे पास बचे हुए हैं, ख़ास तौर से आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत, और उन्हीं को हम अब अगले अपने 1-2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो उसी टिहरी रियासत से संबंधित कुछ बातें हैं जो हमने टिहरी रियासत को पढ़ने के क्रम में जब हमने देखा था कि 1815 से लेकर 1949 तक का जो सफ़र था टिहरी रियासत का, उसमें अलग अलग राजा हुए थे। जैसे कि सुदर्शन शाह से लेकर हमने मानवेंद्र शाह तक की कहानी देखी थी, और इसी क्रम में हमने टिहरी रियासत के इन राजाओं के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जो आंदोलन हुए, तो उनका बहुत संक्षिप्त एक हमने जानकारी प्राप्त की थी। और वहाँ ये बताया गया था कि बाद में इन घटनाओं को और इन आंदोलनों को अलग से डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा। तो आज हम जो हमारा टॉपिक शुरू होगा इस टिहरी रियासत से जुड़ा हुआ, वो कहलाएगा टिहरी रियासत में जो एक आंदोलन हमारे सामने दिखाई देते हैं, आंदोलनों का जो इतिहास रहा है वो हमें अब यहाँ पर कवर करना है। तो वैसे तो ये टिहरी रियासत के ही अंतर्गत हमने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा है, लेकिन इसको अगर अलग से हम एक विधिवत तरीके से थोड़ा डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सन यहाँ से पूछे जाते हैं। कई सारे जो आंदोलनकारी रहे हैं, चाहे वो श्रीदेव सुमन की बात हो, नागेंद्र सकलानी की बात हो, तो उन लोगों से भी जुड़े हुए तमाम घटनाक्रम इसी आंदोलनों से जुड़ते हैं। तो उनसे संबंधित विभिन्न सन, विभिन्न घटनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे सकलाना विद्रोह क्या था, कीर्तिनगर आंदोलन क्या था, या टिहरी राज्य प्रजामंडल के अंतर्गत जो घटनाएं हुई उसकी स्थापना के बाद, वहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से सकलाना विद्रोह, इसके बाद टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना एवं उसके द्वारा जो विभिन्न तरह के घटनाक्रम हुए वो देखेंगे। इसके साथ साथ हम कीर्तिनगर जो आंदोलन था उसको भी थोड़ा सा कवर करेंगे, और इन तमाम प्रयासों के बाद हम देखेंगे, जिसको हमें पता भी है कि किस तरीके से जो हमारा टिहरी रियासत थी उसका विलय भारत के साथ, उसका किस तरीके से विलय हुआ, ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत उसी टिहरी रियासत से संबंधित ये 3 जो महत्वपूर्ण हमारे पास एक टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सकलाना विद्रोह का हो, दूसरा टिहरी राज्य प्रजामंडल और उससे जुड़े घटनाक्रम का हो, और तीसरा टिहरी रियासत किस तरीके से बाद में जुड़ती है, उससे संबंधित कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में इस बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है कि जब गोरखों के शासन की स्थापना समाप्त होती है, गोरखों का शासन समाप्त होता है,
तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। पूरा का पूरा जो उत्तराखंड जैसा प्रशासनिक इकाई होती है वो दो बड़े वर्गों में बढ़ती हुई शुरू में दिखती है। एक हिस्सा कुमाऊं कमिश्नरी कहलाता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वो टिहरी रियासत कही जाती है। तो ये जो बात है टिहरी रियासत की हम कर रहे हैं और वहीं पर ये आंदोलन होते हैं। तो अब सीधे हम इन आंदोलनों के बारे में कुछ जो जरूरी फैक्ट्स हैं उनको क्रमवार तरीके से अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसमें हमारा जो सबसे पहला मुद्दा होगा कि जो टिहरी रियासत के अंतर्गत जैन आंदोलन हुए थे उनकी शुरुआत केवल टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होने के बाद ही हमें नहीं देखने को मिलती है। चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र था, वन अधिकार, भूमि बंदोबस्त, इनसे जुड़े हुए जो कानून राजा के द्वारा टिहरी रियासत में लाए गए उनको लेकर शुरू से ही एक आंदोलन उभरता हुआ नजर आता था। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि सबसे पहले (1835) ये सन याद रहना चाहिए। 1835 में क्या हुआ कि 1835 ईस्वी में एक घटनाक्रम देखने को मिलेगा और वो ये है कि 1835 ईस्वी में टिहरी के सकलाना पट्टी में मुआफीदारों के विरुद्ध एक विद्रोह देखने को मिला था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टिहरी रियासत में जब 1835 ईस्वी का सन था और उस समय जो राजा हुआ करते होंगे, जो हमने पढ़ रखा है, वो राजा थे सुदर्शन शाह। तो 1835 में टिहरी के सकलाना पट्टी में जो मुआफादार हुआ करते थे, जिनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनको कहा जाता था, ये जो मुआफीदार हुआ करते थे ये एक तरह के जमींदार हुआ करते थे जो राजा के द्वारा स्थानीय स्तर पर एक उनको दायित्व सौंप दिया जाता था। तो इन मुआफीदारों के द्वारा जनता पर तमाम तरह के जो अत्याचार होते थे, ज़बरदस्ती भू लगान की वसूली बहुत गलत ढंग से करना, तो उसकी वजह से एक विद्रोह हमें 1835 में दिखता है। इस विद्रोह के कारण जो लोग थे वो इतने ज़्यादा मुआफीदारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ हो गए थे कि वो इसकी जो शिकायत थी वो लेकर ब्रिटिश कंपनी एजेंट के पास भी गए थे। तो चूंकि ये टिहरी रियासत थी, इसमें ब्रिटिश शासन तो था नहीं, लेकिन बगल में ही जो कुमाऊं कमिश्नरी थी वो वहाँ पर ब्रिटिश शासन होता था। तो भले टिहरी रियासत थी लेकिन वहाँ के शासक को ब्रिटिशर्स के ही अधीन रहकर काम करने की अनुमति थी। तो लोग सीधे ब्रिटिश कंपनी के एजेंट के पास जाते हैं और इस पट्टी, सकलाना पट्टी के जो मुआफीदार होते हैं उनकी शिकायत करते हैं। और 7 फरवरी, यहाँ हमें याद रहना चाहिए 7 फरवरी, वैसे डेट उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, 1838 का एक आदेश आता है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा कि राजा ये सुनिश्चित करें कि मुआफीदारों का दायित्व जो हो वो जनता का कल्याण करना हो।
तो ये एक घटनाक्रम वहाँ दिखाई देता है। 1835 में टिहरी के सकलाना पट्टी में मुआफीदारों के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ, जिस समय के राजा सुदर्शन शाह थे, और लोगों ने वहाँ के जमींदारों की शिकायत ब्रिटिश कंपनी एजेंट से किया, और 7 फरवरी 1838 को एक आदेश आया जिसमें कि कंपनी ने लोगों की तरफ से राजा से कहा कि वो अपने जमींदारों पर, अपने मुआफीदारों पर नियंत्रण रखें, और इस तरीके से इस विद्रोह को शांत कराया जा सका। ये 1835 का सकलाना में होने वाला ये एक विद्रोह था। इसके बाद जो तीसरी चीज समझ में आती है वो है, इसी क्रम में हम देखेंगे, ये हम देख रहे हैं कि जो टिहरी रियासत थी उसमें जन आंदोलन पहले से ही प्रस्फुटित हो रहा था। वो 1835 का वर्ष भी था, और इसके बाद हम देखते हैं कि एक 1851 में इसी टिहरी रियासत के टिहरी रियासत के अठूर पट्टी में एक कर हुआ करता था, तिहाड़ कर। एक तिहाड़ कर हुआ करता था। इसका मतलब होता था कि कृषि उपज का 1/3, ये 1/3 हिस्सा जो था वो टैक्स के रूप में किसानों को देना पड़ता था, और ये सब कहाँ पर हो रहा था? टिहरी रियासत में। तो वहीं के एक स्थानीय व्यक्ति थे जिनका नाम था बद्री सिंह असवाल। उन्होंने कहा कि हम तिहाड़ कर नहीं देंगे। तो ये बात क्या है? 1851 में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि खास तौर से ग्रुप सी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि 1851 में किसने तिहाड़ कर देने से मना करा था? तो वो अठूर पट्टी के बद्री सिंह असवाल से जुड़ी हुई चीज़ है जो 1851 की है। तो ये दो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर देखे, और यहीं पर हमें तिहाड़ कर से संबंधित चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1851 का टाइम था, वहाँ तक इस तरीके के जो विद्रोह हैं वो हो रहे हैं, और इसी वजह से इस क्षेत्र में जो भू टैक्स हुआ करता था या भू लगान हुआ करता था, उसके दृष्टि से एक परिवर्तन की ज़रूरत थी। और 1861 में इसी क्षेत्र में हमने पहले देखा था, इसी क्षेत्र में, अब ये जो समय आएगा भवानी शाह का होगा। भवानी शाह के द्वारा क्या कराया गया? नया बंदोबस्त इस क्षेत्र में कराया गया था। तो ये 1861 तक का जो महत्वपूर्ण हमारे पास एक विद्रोहों का क्रम देखने को मिला, वो हम यहाँ समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि ब्रिटिश शासन जिस हिसाब से ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं के रीजन में था, उसी तरीके से टिहरी रियासत में जो राजा थे वो और उनके जो अधीनस्थ अधिकारी और जमींदार हुआ करते थे, उनके द्वारा जो भी विद्रोह, उनके द्वारा जो भी जनता पर गैर हितैषी नियम कानून लगाए जाते थे, उसके विरुद्ध जनता के द्वारा व्यापक पैमाने पर विद्रोह किया जाता था। तो इसमें दो हमने पॉइंट देखे, एक 1835 का और एक 1851 का। टिहरी रियासत की अठूर पट्टी, जहां पर तिहाड़ कर के विरोध में बद्री सिंह असवाल ने एक कर ना देने की बात कही, और बाद में फिर भवानी शाह जब आए तो उनको इस पूरे क्षेत्र में एक नया भूमि बंदोबस्त लाना पड़ा। तो ये दो बातें हमने देखी हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी होंगी। तो अब हम देखते हैं कि अब 20वीं, ये हमारी क्या है, 19वीं सदी में
जो टिहरी रियासत थी वहाँ पर इस तरह के घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये टाइम क्या है, 19वीं सदी का है। अब हम 20वीं सदी मतलब 1901 के बाद जिस तरीके से टिहरी रियासत में तमाम तरीके के आंदोलन होते हैं, जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, चाहे वो हम रवाई कांड की बात करें या उसके आगे का जो भी घटनाक्रम होगा उसको हम अब देखेंगे। तो यहाँ से जो पढ़ने वाली, जो याद करने वाली चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट यहाँ पर करी हैं और इनको इसी तरीके से हमको याद करना होगा। अब इसी क्रम में, क्योंकि घटनाएं हैं ये बारी बारी से हुई हैं, तो इसी क्रम में हम अन्य चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो अभी तक हमने दो पॉइंट्स देखे, 1838 का और 1861 में नया भूमि बंदोबस्त, कहाँ पर, टिहरी रियासत के अंतर्गत। लेकिन विद्रोहों का जो ये समय था वो किसी तरीके से रुका नहीं, क्योंकि वनाधिकार इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जो कि टिहरी राजा, टिहरी दरबार और जनता के बीच में संघर्ष का एक बड़ा कारण था। शुरू में जो 20वीं सदी का, यहाँ हम समझते हैं कि 20th सेंचुरी में टिहरी दरबार तथा जनता के मध्य संघर्ष का जो बुनियादी कारण हुआ करते थे, जो बुनियादी कारण थे, वो अगर हम समझें तो वो सबसे बड़ा वनाधिकार प्राप्त करना था। तो जनता चाहती थी कि जो उनके परंपरागत वनाधिकार हैं वो उनसे छीने नहीं जाएं, जबकि जो राजा थे वो अपने बगल के कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत जो अंग्रेजों के द्वारा वन संबंधी तमाम तरीके के कानून बनाए जा रहे थे, उनके प्रभाव में आकर अपने टिहरी रियासत में उन्हीं का अनुसरण करते हुए नए नए वन कानून बनाए जाने वाला वो राजा ऐसा सोच रहा था। तो इसकी वजह से जो जनता थी वो राजा के विरुद्ध थोड़ी होने लगी थी। लेकिन वहाँ पर शुरू में जनता किसी भी रूप से ये नहीं चाहती थी कि वो टिहरी के राजा की सत्ता उखाड़ कर फेंक सके। वो बस राजा के शासन को उत्तरदायी बनाना चाहती थी और ख़ास तौर से अपने जो वनाधिकार थे उनको बचाए रखने की कोशिश उनके द्वारा की जाती थी। तो ये एक हमारे पास समझने के दृष्टिकोण से ज़रूरी एक बात है कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में जो टिहरी दरबार और जनता के बीच में संघर्ष हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो वनाधिकार प्राप्त करना ही था। और इसी को हम देखेंगे कि जब कीर्ति शाह का हमें शासनकाल देखने को मिलेगा, तो कीर्ति शाह के शासनकाल के दौरान 1903-4 ईस्वी में कुंजड़ी में ये भी टिहरी रियासत में ही थी, कुंजड़ी में जो एक कंजर्वेटर हुआ करते थे, जो वन के प्रबंधन, वन के संरक्षण को देखते थे, एक प्रभारी अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था केशवानंद रतुड़ी। तो केशवानंद रतुड़ी ये एक कंजर्वेटर हुआ करते थे, केशवानंद रतुड़ी। इनके द्वारा दो प्रकार के टैक्स
दो प्रकार के कर जो थे, एक का नाम था दैण और दूसरे का नाम था पुष्छि। पुष्छि ये दो कर जो थे वो क्या थे कि दैण का मतलब होता था कि जब भी कोई व्यक्ति जो कि बरदायश के नाम से भी जाना जाता है, कि अगर राजा के पास जाएगा तो वो अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान सामग्री, फल और अनाज, इस तरह की चीज़ें एक भेंट स्वरूप राजा के समक्ष ले जाएगा। तो ये दैण जो कर था इसको कहते हैं बरदायश। एक तरीके का ये बरदायश एक टैक्स के रूप में देखा जाता है। तो ये केशवानंद रतूड़ी जो थे ये दैण और दूसरा पुष्छि नाम का टैक्स लगाने का ये सोच रहा था, ये जो कंजर्वेटर था। दूसरी तरफ ये पुष्छि नाम का जो टैक्स था ये गाय और भैंसों पर लगाया जाता था, तो लगाया जाने वाला था। तो ये दैण और पुष्टि नाम के ये जो दो टैक्स थे, इनको लेकर जनता के बीच में संघर्ष था। जनता ने क्या करा कि जनता इस टैक्स की वजह से बहुत आक्रोशित हो गई और केशवानंद रतूड़ी के विरुद्ध, कंजर्वेटर के विरुद्ध, उसने क्या करा, इसके विरुद्ध एक विद्रोह करा और जो ये केशवानंद रतूड़ी थे इनको भागना पड़ा वहां से। ये जान बचा के अपना वहाँ से भागना पड़ा। जनता इतनी ज़्यादा आक्रोशित हो चुकी थी। तो ये बात हो रही है ये टिहरी रियासत के अंतर्गत जो 1901 और 1904 में हमें एक कंजर्वेटर वहाँ दिखाई देते हैं, केशवानंद रतूड़ी, जिनके द्वारा दैण और पुष्टि नाम के करों के विरुद्ध जनता का आक्रोश उमड़ा था और इनको भागना पड़ा। और फिर जब महाराजा उस समय कौन थे, कीर्ति शाह महाराजा ने अपने एक प्रतिनिधि जो इस समय इनके शासनकाल में हुआ करते थे, जो वजीर थे हरि सिंह, जब अपने वजीर हरि सिंह को भी भेजा तो हरि सिंह को भी जनता ने भगा दिया था। तो ये उस समय जो आंदोलन था वो कितना व्यापक पैमाने पर ऊपर बढ़ चुका था, वो इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि जब महाराजा ने इस मामले को शांत करने के लिए अपने वजीर हरि सिंह को भेजा तो भी जनता उसकी बात नहीं मानी और फिर बाद में इसको भी लोगों ने पकड़ लिया और भगा दिया। इसके बाद तब जाकर जब कंजर्वेटर का राजा के द्वारा जो ये कंजर्वेटर थे केशवानंद रतूड़ी, जब इनका यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया तब जाकर लोग पूरी तरीके से शांत हुए। इनके द्वारा जो ये दैण और पुष्टि नाम के जो टैक्स थे इनकी वसूली पर भी रोक जब लगा दी गई तब ये मामला शांत हुआ। तो हमने देखा कि एक तरफ 1835 में हमें जिस तरीके से सकलाना पट्टी में विद्रोह देखने को मिला, 1851 और उसके बाद की जो स्थिति रही, हमने वो देखा कि तिहाड़ कर देने से लोगों ने, किसानों ने मना करा। और फिर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मुख्य रूप से हम यहाँ पर हमने समझा कि कीर्ति शाह के शासनकाल में 1903-1904 के बीच में कुंजड़ी नामक स्थान पर जो कंजर्वेटर थे केशवानंद रतूड़ी, उनको दैण और पुष्टि नाम के टैक्स लेने के कारण लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, इन्हें भगा दिया गया। और बाद में जब मामले को शांत करने के लिए महाराजा के द्वारा अपने वजीर हरि सिंह को भेजा गया तो उन्हें भी गिरफ्तार लोगों ने कर लिया। और तब जाकर बाद में जब यहाँ के अधिकारियों को हटाया गया, केशवानंद रतूड़ी को हटाया गया, तब जाकर ये जो मामला था वो शांत हुआ। तो टिहरी रियासत में आंदोलनों के इतिहास के क्रम को समझते हुए हमने
मुख्य रूप से जो चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ पर अच्छे से देखी जा सकती हैं। तो अब हम आगे इस टॉपिक में बढ़ते हैं और एक और घटनाक्रम रवाई का जो पूरा मामला था उससे पहले इसी कीर्ति शाह के शासन में हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, तो उसको भी यहीं पर हम समझ लेते हैं। फिर जो 1930 का रवाई कांड था वो हमें देखना होगा, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जब यहाँ के राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था तभी हमने देख लिया था। तो अब हम देखते हैं कि कुंजड़ी के बाद मुख्य रूप से कहाँ पर कुछ और घटनाक्रम देखने को मिला था। दूसरी चीज यहां पर हम देखेंगे कि कुछ वर्षों के बाद जो एक नए कंजर्वेटर थे, जो ये नए कंजर्वेटर थे, इनका नाम था तो कुछ वर्षों के बाद जब नए कंजर्वेटर सदानंद गैरोला नियुक्त किए गए तो उन्होंने क्या करा कि चंद्रबदनी मंदिर जो कि टिहरी गढ़वाल में ही है, इस मंदिर के आसपास जितने वन थे उनको आरक्षित वन के रूप में परिवर्तित करने का एक उन्होंने योजना बनाई। और इसके कारण जो स्थानीय लोग थे वो इस कंजर्वेटर के विरुद्ध हो गए। तो कारण क्या था कि ये समय जो है, ये पूरा कालखंड जो है, ये टिहरी राजा कीर्ति शाह के समय का ही है। तो ये टाइम जो है वो टिहरी के राजा कीर्ति शाह के समय का है, जब नए कंजर्वेटर गैरोला ने के द्वारा चंद्रबदनी जो मंदिर है उसके आसपास जो सघन वन थे उनको टिहरी रियासत के संदर्भ में देखा जाए तो आरक्षित वन के रूप में परिवर्तित करने की उसने योजना बना दी। और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो अभी योजना थी, ये पूरी तरह से आरक्षित वन बनाए जाने की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन जनता को जब पता चल गया तो वो इस कंजर्वेटर के विरुद्ध हो गए। और इसकी वजह से ये जो कंजर्वेटर था इसके विरुद्ध जनता का एक विद्रोह फूटा। और इस विद्रोह के फूटने की वजह से ये जो प्रस्ताव था आरक्षित वन बनाने का वो रुक गया और ये आंदोलन और आगे बढ़ता। इससे पहले ही इस आंदोलन को बेहतर दिशा नहीं मिल पाई। तो ये इस आंदोलन से जुड़ा हुआ जो शुरुआत में ये हम देख रहे हैं। तो ये जो जगह थी ये कुछ वर्षों बाद, जैसे कि हमने सगलाना पट्टी और दूसरी जगह हमने कुंजड़ी का देखा, उसी तरीके से ये जो पट्टी थी ये टिहरी रियासत में, ये हम बात कर रहे हैं खास पट्टी, खास नामक पट्टी के अंतर्गत ये जो नए कंजर्वेटर थे सदानंद गैरोला, उनके द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था आरक्षित वन बनाने का, उस आरक्षित वन वाले योजना के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो चंद्रबदनी मंदिर और आरक्षित वन बनाने की का जो प्रस्ताव था उसके विरुद्ध जनता ने एक मोर्चा यहाँ पर संभाला। तो कुल मिलाकर हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें इसमें देखी हैं
तो हमने यहाँ पर विशेष रूप से हम देखेंगे कि 1835 में सकलाना पट्टी के कंजर्वेटर केशवानंद रतूड़ी को किस तरीके से जनता ने अपने जो यहाँ पर हम देख रहे थे 1835 की बात, तो वहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो ये हमारा पूरा सेगमेंट था 1835 से इस आंदोलनों की जो शुरुआत हुई, वहाँ से लेकर हमने कुंजड़ी में 1903 और 1904 के बीच में जो केशवानंद रतूड़ी जो कंजर्वेटर थे उनके विरुद्ध जो एक संघर्ष हुआ वो देखा। एक संघर्ष सकलाना पट्टी के मुआफीदारों के विरुद्ध भी हमें देखने को मिला, वो चाहे सुदर्शन शाह के शासन की बात हो या भवानी शाह के शासन की बात हो, वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। फिर उसके बाद कुंजड़ी में 1903-1904 में हमें जो केशवानंद रतूड़ी हुआ करते थे, नए कंजर्वेटर थे, उनके विरुद्ध एक विद्रोह देखने को जनता का विद्रोह देखने को मिला था। इसके अलावा हमने यहीं पर देखा था कि जो अठूर पट्टी थी वहाँ पर तिहाड़ कर देने से मना किया गया था। तो ये मैं कुछ शॉर्ट लाइनें दिखा रहा हूँ। तो ये हमने देखा, कुंजड़ी का मामला हमने देख लिया। इसके बाद हमने मुख्य रूप से जो खास पट्टी थी वहाँ के जो नए कंजर्वेटर थे गैरोला, उनके विरुद्ध एक विद्रोह हमने देखा था, जो कि मुख्य रूप से किसके लिए था, जब उन्होंने चंद्रबदनी मंदिर के पास के जो वन थे उनको आरक्षित वन के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। तो ये सारे जो काम थे ये हुए थे मुख्य रूप से 30 मई 1930 से पहले के जो आंदोलन थे वो हमने देखे हैं। 30 मई 1930 का जो आंदोलन था रवाई, जिसको रवाई कांड के नाम से जाना जाता है, उसको अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कुंजड़ी में जो कंजर्वेटर थे उनका नाम क्या है। ये सारे प्रश्न ग्रुप सी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछे भी गए हैं। तो ऐसे भी पूछा गया है कि जो सकलाना विद्रोह था वो किससे संबंधित है, तो उसमें अलग अलग हिस्से हैं, रवाई से संबंधित, टिहरी से संबंधित। तो वहाँ पर हमें इसको समझते हुए आंसर देना पड़ेगा। तो ये तो थे छोटे छोटे हिस्सों में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो टिहरी रियासत से जुड़े थे। और जैसा कि हमने देखा कि ये मुख्य रूप से वनाधिकारों से संबंधित हैं और ख़ास तौर से किसानों के द्वारा जो स्थानीय मुआफीदार थे या जिनको जमींदार कहा जाता था उनके विरुद्ध किए गए थे। तो अब मुख्य रूप से अगला जो पोर्शन हम देखेंगे 1930 में जो महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम हुआ था उसको हमें देखना है, जिसके बारे में हमने जब नरेंद्र शाह का शासनकाल देखा था, जो कि कीर्ति शाह के बाद गद्दी पर बैठते हैं। तो उनके समय के जो दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे थे, एक तो रवाई कांड और दूसरा श्रीदेव सुमन की मृत्यु। ये दो चीज़ों की वजह से उनका जो शासनकाल था वो एक तरह से अपमानित हो गया था। और उसी में हम थोड़ा बहुत उस समय इस घटनाक्रम को हमने समझा था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी चीज़ें डिटेल से देखेंगे। तो अब अगला बात जो है वो है 30 मई 1930 का रवाई कांड।
तो इसको हमें अच्छे से देखना है। यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पहले पूछे गए हैं और आगे भी इसमें पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो रवाई का आंदोलन था, रवाई का जो कांड था, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। तो ये क्या था? यह एक आकस्मिक घटना नहीं थी, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह के जो आंदोलन थे वो इससे पहले भी चल रहे थे। तो ये अचानक से कोई आंदोलन नहीं हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोगों की जो एक चेतना थी वो जागृत थी, खास तौर से जब राजा के द्वारा जनता के वनाधिकारों को सीमित कर दिया गया, तब उसके बदले में यह एक आकस्मिक घटना नहीं थी, क्योंकि जब जनता के द्वारा वनाधिकारों को सीमित किया गया तब जनता ने एक तरह से जो टिहरी रियासत थी, टिहरी के राजा थे, टिहरी का दरबार था, उसके विरुद्ध एकजुट होने की कोशिश जनता के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हम आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, तो उसके लिए हम ये समझेंगे कि खास तौर से इस आंदोलन में जनता ने अपने जो टिहरी रियासत थी वहाँ पर एक आज़ाद पंचायत जैसी चीज़ों का गठन करना शुरू किया था। वो पंचायतें जो राजा द्वारा निर्मित किए गए कानून से अलग थीं, एक समानांतर सरकार की भूमिका यहाँ पर गठित हो रही थी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वनाधिकार को सीमित करने के विरोध में वनाधिकार सीमित करने के विरोध में, ये नाम याद रहे, हीरा सिंह। अगला दयाराम बैजराम। ये वो नाम है जो रवाई कांड में जो एक तरीके से समानांतर सरकार गठित की गई थी उसका नेतृत्व करने वाले ये लोग थे। इसके साथ साथ लाला राम प्रसाद, तो हीरा सिंह, दयाराम बैजराम और लाला राम प्रसाद, ये तमाम वो नाम हैं जो कि टिहरी में जो आज़ाद पंचायत या एक तरीके से समानांतर सरकार, टिहरी के राजा के समानांतर एक नई सरकार गठित की गई उससे संबंधित थे। तो ये अभी 30 मई से पहले का मैं एक बेस बता रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो इसको हम एक बैकग्राउंड के तौर पर समझ सकते हैं, ये आखिर हुआ क्यों था। तो ये एक तरीके से वनाधिकार को सीमित करने का जब फैसला राजा के द्वारा किया गया तो उसके विरोध में स्थानीय लोगों के द्वारा एक समानांतर सरकार की घोषणा कर दी गई, निर्माण कर दिया गया, जिसमें शामिल लोगों में हम यहाँ देख रहे हैं हीरा सिंह और दयाराम बैजराम जैसे लोग उसमें शामिल थे। तो इस समानांतर सरकार में किस तरीके से कुछ उपाधियां भी दी गई थीं। ये जो लोग थे इन्होंने कुछ उपाधियां धारण करी थीं, जैसे कि जो इसमें हीरा सिंह हुआ करते थे
इनको नेपाल सरकार के समान 5 सरकार की उपाधि, ये एक तरह का पद था जो कि दिया गया था, और इसके साथ साथ जो बैजराम थे इनको 3 सरकार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये वो घटनाक्रम है जो कि 30 मई 1930 को रवाई कांड होने से पहले का था, जिसमें कि हमने देखा कि जब राजा के द्वारा वन अधिकार को सीमित करने वाला कानून पारित किया गया तो स्थानीय जनता में राजा के इस निर्णय के विरुद्ध एक असहमति दिखने लगी और कुछ आज़ाद पंचायतें बनी, एक समानांतर सरकार निर्मित की गई जिसमें कि 3 सरकार और 5 सरकार जैसी उपाधियां इन लोगों ने प्राप्त करी, जिसमें कि हीरा सिंह एक नाम आता है और दूसरा बैजराम का नाम आता है। तो ये सारे जो घटनाक्रम था ये उसके बैकग्राउंड, इस घटनाक्रम के बैकग्राउंड के रूप में देखा जाएगा। हुआ क्या कि इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो गई थी तो फिर सरकार के द्वारा जो टिहरी रियासत थी वहां पर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। जनता के द्वारा आंदोलन दबाने का प्रयास किया गया और इसीलिए 20 मई 1930 को 2 बड़े अधिकारी थे, एक थे उस समय के एसडीएम और दूसरे उस समय के डीएफओ। ये दोनों ने क्या करा कि 20 मई 1930, ये अभी रवाई के 30 मई वाले दिन के घटनाक्रम से पहले की बातें हैं, तो इन्होंने, इन दोनों अधिकारियों ने, जिसमें नाम है सुरेंद्र दत्त शर्मा और दूसरे जो डीएफओ थे उनका नाम था परमादत्त रतूड़ी, तो इन लोगों ने लोगों का दमन करने के लिए 20 मई 1930 को भीड़ पर इन्होंने द्वारा बल प्रयोग किया गया और इसकी वजह से जो लोग एकत्रित हुए थे वो एक तरीके से छितर-बितर हो गए और इसकी वजह से जो ये एक तरीके से ये जो घटना हुई इसके विरोध में फिर जाकर 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे जो रवाई में तिलाड़ी मैदान हुआ करता था, मैदान जो हुआ करता था रवाई में, वहाँ जनता एकत्रित हुई जिसमें उन्होंने अपने जो ये पूर्व जो 2 अधिकारी थे इनको सज़ा दिलवाने के लिए ये लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन उसी समय जो टिहरी का दीवान हुआ करता था जिसका नाम था चक्रधर जुआल, चक्रधर जुआल ने वहाँ एकत्रित हुई जो भीड़ थी, जो जनता थी, इस पर गोलियां चलवाईं और
कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। तो चक्रधर जुआल उस समय का दीवान हुआ करता था, जिसने रवाई के तिलाड़ी मैदान पर एकत्रित हुए लोगों के ऊपर एक तरीके से बल प्रयोग किया, जिसमें कई लोग शहीद हो गए और बाकी लोगों को उसने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये जो टाइम था ये 30 मई 1930 का था। उस समय के जो दीवान थे उनका बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है नाम, तो ये चक्रधर जुयाल था। और इसी रवाई कांड से जुड़ा हुआ जो उस समय के जो पत्र पत्रिकाएं थीं, जो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि रवाई कांड से संबंधित जो बातें थीं वो गढ़वाली पत्रिका जो उस समय संपादित होती थी विशंबर दत्त चंदोला के द्वारा, उनके द्वारा इस पत्रिका में जो नाम ये आता है कि विशंबर दत्त चंदोला ने अपनी, जो हम जानते हैं, हमने पत्र पत्रिकाओं का जो इतिहास पढ़ा है उसमें इनके योगदान को हमने पढ़ा है। तो इन्होंने ही इसी रवाई कांड से संबंधित जो बातें थी वो अपनी पत्रिकाओं में लिखी, इसकी आलोचना करी, ताकि जिन लोगों ने, जो चक्रधर जुयाल जैसे जो लोग थे जिन्होंने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उनको सज़ा मिल सके। तो विशंबर दत्त चंदोला जो हुआ करते थे, उनको इस अपनी पत्रिका में इन बातों को लिखने के लिए 1 वर्ष की सजा दी गई। तो वो ये भी हमें इस रवाई आंदोलन से जुड़ी हुई एक बात थी जो समझनी थी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो परीक्षाओं में आती हैं इस समय से संबंधित, जिनको हमें यहाँ पर देखना है। तो अब हम जितने आंदोलन थे यहाँ पर टिहरी रियासत के, उसको हमने एक समय 1930 तक का हमने देखा है। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें घटनाक्रम दिखाई देगा, उनको क्रमवार तरीके से हम पढ़ लेंगे। तो 1930 तक के रवाई कांड तक की स्थिति को हमने समझा है। वहाँ से जितने प्रश्न बनते हैं वो मैंने हाईलाइट के फॉर्म में उसको मेंशन करा है। उसको आप बार बार उसको देखना पड़ेगा, उसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो अब 1930 के बाद की अगर चीज़ देखें तो 1935 में हमें एक टिहरी रियासत के सकलाना पट्टी में, टिहरी रियासत के सकलाना पट्टी में हमें उन्याल गांव में एक नाम आता है सत्य प्रसाद रतूड़ी का। सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा 1935 में एक संस्था बाल सभा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य जो हुआ करता था वो जो छोटे बालक हुआ करते थे, बालकों में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना था। तो एक ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें पॉइंट दिखाई देता है 1935 का, कि
1935 में टिहरी रियासत के सकलाना पट्टी के उन्याल गांव में जो वो सत्य प्रसाद रतूड़ी थे, उनके द्वारा हमें एक बाल सभा थी संस्था, उसका निर्माण होता दिखता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता था, क्या उद्देश्य होता था कि स्थानीय जो लोग थे उनमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण किया जा सके। तो ये 1935 तक की स्थिति थी। तो यहाँ तक हमने जो बातें पढ़ी हैं वो मुख्य रूप से टिहरी रियासत से जो सकलाना पट्टी के अंतर्गत कई घटनाक्रम हमें देखने को मिले थे। 1835 से 1935 तक की हमने चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से कवर किया है। अब जो हमारी मुख्य रूप से बातें होंगी वो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना और उसके बाद की जो स्थितियाँ थीं उनसे जुड़ी हुई अब दिखेंगी। तो अब हम मुख्य रूप से टिहरी रियासत, टिहरी राज्य प्रजामंडल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम बहुत ही अच्छे एक क्रोनोलॉजिकल लेवल के हिसाब से पहले से वर्तमान समय तक की दिशा को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कहीं से भी कोई प्रश्न इसमें छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है कि इन चीज़ों को हम लगातार क्रमवार तरीके से याद करते रहें। तो आगे अब हम देखते हैं, अब 1935 की स्थिति जो बन गई तो वो क्या थी उसको हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। हमारा जो अब इसमें जो पार्ट बी है वो हम देखते हैं, जिसका नाम है टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो समय शुरू होता है उसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। देखें, एक भारत शासन अधिनियम था 1935 का। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको एक्ट को पारित किया गया और इसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई और इस अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत कुछ राज्य होंगे और फिर जो बची रियासतें होंगी वो दोनों शामिल किए जाने की बात थी। मतलब जो राजा के अधीन वाला क्षेत्र था वो भी मिलकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेगा, ऐसा कहा गया। लेकिन ये रियासतें शामिल नहीं हुई तो 1935 के अधिनियम की जो ये पहली व्यवस्था थी ये पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अब 1935 तक जो उस समय ऑल इंडिया कांग्रेस हुआ करती थी उसका जो विचार था वो थोड़ा चेंज हुआ। वो चेंज कैसे हुआ कि शुरू में जो भी मूवमेंट था वो इस आधार पर हुआ कि रियासतों की जनता में जो राजा के अधीन जनता थी उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वैसे तो कांग्रेस की जो शाखाएं थीं, जो कांग्रेस की कमेटियां थीं वो इन रियासतों में अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं। तो बाद में क्या हुआ कि अब इन रियासतों में उत्तरदायी पूर्ण शासन की स्थापना की कोशिश फिर ऑल इंडिया कांग्रेस के द्वारा भी किया जाने का प्रस्ताव लाया जाने लगा। थोड़ी स्थितियां 1935 के बाद बदलनी शुरू हुई तो इसकी वजह से, और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर जनता के बीच हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे आंदोलन चल रहे थे, गांधीयन मूवमेंट अपने चरम पर पहुंच चुका था। तो जो रियासतें थी उनकी जनता जो थी वो भी लोकतंत्र की मांग करने लगी और इसी के उद्देश्य के तहत जो था वो प्रजामंडल की स्थापना की गई। लेकिन शुरुआत में उसका उद्देश्य ये नहीं था कि राजा का जो शासन है उसको उतार कर हटा दिया जाए। लोग
राजा के ही अधीन एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे। तो ये थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड था। इसके अलावा एक दो संस्थाएं जो थीं वो निर्मित हुई उत्तराखंड में, और उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1936 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। तो 1936 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा। तो 1936 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई। ये एक जरूरी यहां पर फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और प्रश्न है इस टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना से पहले का, वो है 1938 का। ये 1938 का जो वर्ष है, इस वर्ष में एक अखिल पर्वतीय सम्मेलन हुआ था। अखिल पर्वतीय सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में जो उत्तराखंड से जिन दो लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, एक थे बीडी पांडे और दूसरे थे श्री देव सुमन। तो ये दोनों नाम हमें याद रहने चाहिए। 1936 और 1938 का ये जो सम्मेलन था वो निर्मित हुआ था। तो अभी तक हमने जो भी चीजें देखी वो ये बता रही हैं कि अब इस तरह के एक संगठन टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना का एक अच्छा बैकग्राउंड बन चुका था, और इसी का ये परिणाम हुआ कि इसी का एक परिणाम हुआ कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमें देखने होंगे, और वो ये कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को श्याम सिंह नेगी के आवास पर, कहां पर हुई? देहरादून में हुई। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को श्याम सिंह नेगी के आवास पर 1939 को हुई। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी थी उनका नाम था श्रीदेव सुमन। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रीदेव सुमन थे। और इस संस्था में ये जो संगठन था, ये जो संगठन हमें दिख रहा है, इसमें अन्य जो प्रारंभिक लोग शामिल हुए थे उसमें तोताराम गैरोला इसमें थे। इनके अलावा श्रीदेव सुमन और श्यामचंद्र नेगी के अलावा तोताराम गैरोला, गोविंद राम भट्ट और एक नाम महिमानंद डोभाल। ये हमारे पास कुल मिलाकर
5 नाम आते हैं प्रारंभिक नाम, किससे जुड़े हुए? टिहरी राज्य प्रजामंडल से जुड़े हुए वो 5 नाम आते हैं जिन्होंने प्रारंभिक तौर पर इस संस्था को दिशा देने की काम करा। और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं जो हमें देखने होंगे वो यही है कि एक तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टाइम है 23 जनवरी 1939 का। और इसमें शामिल जो लोग थे वो श्यामचंद्र नेगी के आवास पर इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। और इसमें श्रीदेव सुमन के द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। और इसमें अलग जो नाम थे तोताराम गैरोला, गोविंद सिंह भट्ट और महिमानंद डोवाल के। अब क्या हुआ कि इस संस्था का जो उद्देश्य था वो क्या था कि जो राजा था टिहरी के राजा नरेंद्र शाह हुआ करते थे, उनके अधीन एक उत्तरदायी पूर्ण शासन की स्थापना की जाए। क्योंकि राजा जो था उसका निर्णय बहुत अच्छे थे, लेकिन जो उसके अधीन कर्मचारी थे, अधिकारी वर्ग था, वो जनता का शोषण करता था। तो जनता उत्तरदायी पूर्ण शासन के माध्यम से राजा के ही अधीन एक बेहतर शासन की उम्मीद कर रही थी। तो इसी उद्देश्य से जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना की गई थी। और बाद में इस प्रजामंडल की अन्य शाखाएं भी खोली गई। तो अब देहरादून में इसकी स्थापना होने के बाद अलग अलग जगहों पर इसकी शाखाएं खोली जाने लगी। अब इसके इन प्रयासों की वजह से जो टिहरी का राजा था वो भयभीत हुआ और उसने प्रजामंडल की शाखाओं को टिहरी के अंदर, क्योंकि अभी तो ये देहरादून तक ही थी, तो टिहरी में स्थापित होने से रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ तक की स्थिति हमें समझ में आ गई है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि जब टिहरी के भीतर टिहरी राज्य प्रजामंडल के शाखाएं खोली जाने लगी तो राजा ने क्या करा। तो राजा के द्वारा टिहरी में प्रजामंडल की शाखा खोलने से रोकने के लिए राजा के द्वारा क्या किया गया, ये एक महत्वपूर्ण यहां पर समझने के लिए है कि जब टिहरी में एक नई शाखा खोलने की बात हुई, और इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जब श्रीदेव सुमन जो हुआ करते थे उन्होंने कहा कि 19 मार्च 1941 ये टाइम उन्होंने दिया कि जब वो लोग 19 मार्च 1941 को टिहरी में जाकर प्रजामंडल की शाखा खोलेंगे। तो उससे पहले ही राजा के द्वारा क्या किया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट 1941 पारित करा दिया गया कि अब टिहरी राज्य के भीतर कोई भी नया संगठन रजिस्टर्ड होना जरूरी हो गया था, क्योंकि ये श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में इस संगठन की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य उत्तरदायी पूर्ण शासन की स्थापना करना था। तो अब ये रजिस्ट्रेशन इसका हो नहीं सकता था। तो इस तरीके से इस संस्था को वहाँ खोलने से रोकने के लिए कुछ ये कदम राजा के द्वारा उठाए गए। और फिर जब बाद में 2 लोग 9 मार्च 1941 को टिहरी प्रवेश करने की जिन्होंने कोशिश करी, जिसमें एक थे श्रीदेव सुमन और दूसरे जो थे शंकर दत्त
डोभाल, इन लोगों को क्या करा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो श्रीदेव सुमन की जो पहली गिरफ्तारी थी वो यही 9 मार्च को हमें दिखलाई देती है। बाद में ये 9 मार्च को श्रीदेव सुमन गिरफ्तार होते हैं और बाद में फिर मई 1941 को उनको छोड़ दिया जाता है। तो श्रीदेव सुमन टिहरी राज्य प्रजामंडल के समय उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जब ये 9 मार्च 1941 को टिहरी में जाकर वहाँ पर इसकी शाखा स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब 1941 का जो समय था, टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो ये आंदोलन था, वो एक रूप से जो इसके सदस्य थे वो कांग्रेस के प्रति एक समर्थन का भाव रखते थे और इसी वजह से जब आगे हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो आंदोलन था वो उससे जुड़ा। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे इसमें कि टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो ये आंदोलन था ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़ता है और इसी वजह से हम देखेंगे कि जो श्रीदेव सुमन हुआ करते थे उनको 1942 में गिरफ्तार किया गया और फिर उनको देहरादून जेल भी भेजा गया। उसके बाद ये आगरा जेल में भी रखे गए थे। तो ये हम चीज़ें हम देख रहे हैं कि टिहरी राज्य के भीतर किस तरीके से जो स्थानीय आंदोलन था उसका एक सम्मिलन देखने को मिलता है राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये श्रीदेव सुमन की गिरफ्तारी होती है 1942 में और उनको देहरादून जेल और उसके साथ साथ आगरा जेल में भी रखा जाता है। इसके साथ उनके कई सारे दोस्त जो थे इस आंदोलन से जुड़े हुए वो लोग भी रहते हैं। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जब इस गिरफ्तारी से उनको 1943 में छोड़ा जाता है तो फिर से ये टिहरी राज्य का जो आंदोलन था उसको तेजी लाने के लिए ये कहाँ जा रहे थे, ये टिहरी जा रहे थे। तो वहाँ जाने से इनको पुलिस रोक देती है और इनको फिर अब जब गिरफ्तार किया जाता है तो फिर ये अंतिम समय तक जेल में ही रहते हैं। तो वो जो टाइम है कि टिहरी जाते समय इनको जब पूर्णतः गिरफ्तार कर लिया गया था तो वो जो टाइम था वो पूछा जा सकता है, वो है 30 दिसंबर 1943 का। तो ये जो डेट थी जब वो भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से जब गिरफ्तार किए गए थे तो वहाँ से जब वो छूटे तो उसके बाद यहाँ हम जो देख रहे हैं कि उनको 30 दिसंबर 1943 को गिरफ्तार किया जाता है अंतिम तौर पर और इनको टिहरी जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर ये एक तरीके से भूख हड़ताल शुरू करते हैं और वो डेट इनको याद रहनी चाहिए। इनके द्वारा जो आमरण अनशन है वो शुरू किया जाता है श्रीदेव सुमन के द्वारा। कब से? 29 फरवरी, इसको हमने पहले भी देखा है, 1944 से 25 जुलाई 1944 के बीच में। तो जो ये हम देख रहे हैं कि इनकी ये इतने दिनों की जो भूख हड़ताल होती है, ये जो आमरण अनशन होता है,
वो एक अनोखा इनका कदम था। टिहरी राज्य प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण एक हमें घटनाक्रम देखने को मिलता है, और इस आधार पर हम श्रीदेव सुमन का जो योगदान है टिहरी रियासत के उत्तरदायी पूर्ण शासन के निर्माण के लिए, लोकतंत्र के निर्माण के लिए, उस क्रम में हम इसको समझ सकते हैं। उस समय जो राजा हुआ करते थे उनका नाम हमें पता है नरेंद्र शाह, और इनसे संबंधित जो हमने वीडियो पहले टिहरी रियासत में पढ़ी थी तो उसमें हमने बताया था कि जो नरेंद्र शाह थे वो उस समय विदेश गए थे, और उन्होंने ये नरेंद्र शाह जो थे वो बम्बई में एक बम्बई में अधिवेशन के लिए गए थे, और उन्होंने जाते जाते इनको इनकी रिहाई की बात कह दी थी, लेकिन अधिकारियों ने इनको रिहा नहीं किया था, और अंतोगत्वा इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को हो जाती है। और फिर जाकर 25 जुलाई 1946 को पहली बार सुमन दिवस के रूप में इनको याद किया जाना शुरू किया जाता है। तो ये जो डेट है 25 जुलाई 1946, ये भी हमें यहाँ पर देखना होगा। 25 जुलाई 1946 को सुमन दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू होता है। ये एक महत्वपूर्ण डेट हो जाती है। तो यहाँ तक हमने टिहरी रियासत, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ें वो हमने समझी। अब यहाँ से हम जो देखेंगे कि खास तौर से 1946 तक के ये सारे घटनाक्रम हमने देखे, जुलाई 1946 तक। अब जुलाई 1946 से लेकर 1 अगस्त 1949 जब टिहरी रियासत का भारत में विलय होगा, तब तक के जो महत्वपूर्ण क्रमवार बिंदु हैं उनको हमें देखना है। तो अब सीधे हम उस तरफ चलेंगे और फिर वीडियो हमारा कंक्लूड होगा। तो इस तरीके से हमने श्रीदेव सुमन के योगदान को भी इसी क्रम में देखा है। तो कहीं से भी कोई प्रश्न आए, कुछ चीज़ें रिपीट भी हुई हैं तो भी वो एक अलग डायमेंशन से रिपीट हुई हैं, और उनका ज़रूरी हमें वहाँ से कुछ बातें समझने को मिली हैं। तो अब हम सीधे ये देखते हैं कि टिहरी रियासत में जुलाई 1946 के पश्चात का घटनाक्रम, तो ये हमें यहाँ पर समझना है। 1946 के बाद की जो स्थिति होती है वो कुछ ऐसी होती है कि अब यहाँ पर किसान आंदोलन एक बार पुनः प्रस्फुटित होता है, और उससे कुछ चीज़ें जाकर जुड़ती हैं, नए लोग उसमें शामिल होते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि श्रीदेव सुमन के बलिदान के बाद 21 अगस्त 1946 को टिहरी शहर में टिहरी राज्य प्रजामंडल की शाखा स्थापित हुई थी। तो ये डेट कौन सा? 21 अगस्त 1946। तो ये जो डेट थी 21 अगस्त 1946, ये हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इस डेट को ही जो टिहरी रियासत थी, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना थी, वो टिहरी शहर के अंतर्गत हुई थी। किसके प्रभाव में? श्रीदेव सुमन के बलिदान के पश्चात। बाद में अगले ही कुछ समय बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर
टिहरी राज्य प्रजामंडल से कृषक आंदोलन आकर जुड़ता है। कृषक आंदोलन के साथ इसका एक तरीके से मिलन होता है और इसमें हम देखेंगे एक कीर्तिनगर क्षेत्र में ये आंदोलन बड़े पैमाने पर होता है और इसी में कुछ लोग जैसे कि नगेंद्र सकलानी और जो दूसरे नाम हैं टीकाराम, मंगतराम, एक पेन्योली थे, उनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कीर्तिनगर क्षेत्र में अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टिहरी राज्य प्रजामंडल से एक कृषक आंदोलन का जुड़ाव होता है। कई सारे नाम जैसे कि नगेंद्र सकलानी, ये तमाम तरह के नाम जो थे वो उभर कर सामने आते हैं। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उस समय अब देखेंगे कि अक्टूबर आते आते अब जो टिहरी का जो बागडोर है वो एक नए राजा के पास जाता है। वो कौन से राजा थे, मानवेंद्र शाह, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। तो मानवेंद्र शाह के समय अब यहां देखेंगे कि अभी तक 1946 का जो घटनाक्रम रहा वो ये बताता है कि अब 5 अक्टूबर 1946 में मानवेंद्र शाह राजा बनते हैं। उम्मीद लगाई जाती है कि तमाम जो राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो जो कृषक आंदोलन हुआ था जिसको अभी हमने देखा, ये जो कृषक आंदोलन था ये मुख्य रूप से नए भूमि कानून, जो भूमि व्यवस्था थी, उसके विरोध में किया गया था। तो लोगों ने सोचा कि मानवेंद्र शाह के द्वारा ये जो नया एक तरीके से जो भूमि बंदोबस्त लाया गया है इसको वापस कर लिया जाएगा और दूसरा जितने भी राजनीतिक कैदी होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं और अब जो था कि जनता के द्वारा एक व्यापक पैमाने पर एक आक्रोश किया जाता है और इसकी वजह से फिर 27 राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का एक निर्णय लिया जाता है। तो ये जो 27 राजनीतिक कैदी होते हैं जिनको छोड़ने का निर्णय लिया गया होता है, तो ये जो 27 राजनीतिक कैदी हैं इनकी रिहाई का जो काम है वो 21 फरवरी 1947 तक होता है। तो अब 1947 का वर्ष शुरू हो चुका है, तो ये 21 फरवरी 1947 तक 27 राजनीतिक कैदियों को राजा के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तिथियाँ हैं, वो हम देखते हैं कि एक तो ये है कि राजा के द्वारा कब शांति रक्षा अधिनियम पारित किया गया था, उसका हमें तिथि यहाँ पर बतानी है। तो राजा के द्वारा अपने टिहरी रियासत में आंदोलनों पर लगाम लगाने के लिए जो ये शांति रक्षा आंदोलन आदेश था वो 28 अप्रैल 1947 को लागू किया गया था। तो 28 अप्रैल 1947 को टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसके अलावा जो अगली चीज हम देखेंगे वो क्या है कि
नगरेन सकलानी जो कि कीर्ति नगर आंदोलन के लिए प्रमुख थे, जाने जाते हैं, कीर्ति नगर आंदोलन, जिसमें कीर्ति नगर अदालत पर अधिकार कर लिया गया था जनता के द्वारा। और इसमें दो नाम जुड़ते हैं, एक नगरेंद्र सकलानी और दूसरे मौलू सिंह। ये दोनों लोग इसी आंदोलन में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये दो लोग इस आंदोलन में शहीद हुए थे, कीर्ति नगर आंदोलन में, जिसमें कि जनता ने एक तरीके से जो था वो कीर्ति नगर में जो अदालत थी टिहरी रियासत की, उस पर उन्होंने, उस भवन पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया। और ये घटना जो थी ये थी 10 जनवरी 1948 की। तो 10 जनवरी 1948 से लेकर हमें अगले 15 जनवरी 1948 को जो टिहरी की जनता थी वो अपने इन दो शहीदों के शव को लेकर टिहरी शहर के अंतर्गत जाती है और जाने का प्रयास करती है। और उस समय एक बहुत बड़ा एक आक्रोश जनता में दिखता है। तो ये टिहरी नगर आंदोलन के प्रभाव से ही हमें यहाँ पर एक आज़ाद पंचायत का गठन यहाँ पर दिखाई देता है। वीरेंद्र दत्त, ये आज़ाद पंचायत जो थी ये वीरेंद्र दत्त सकलानी के द्वारा निर्मित होती हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो कीर्ति नगर आंदोलन और कीर्ति नगर अदालत पर अधिकार और इससे जुड़े हुए जो हमारे पास दो नाम आते हैं, नगरेन सकलानी और मौलू सिंह, जो कि इसमें शहीद होते हैं, वहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी। अब बहुत छोटे छोटे दो पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर समझ लें, और वो दो पॉइंट्स ये हैं कि ये कीर्ति नगर आंदोलन के बाद मुख्य रूप से जो भी घटनाक्रम हुआ था उसमें हमें दो वर्ग दिखते हैं। एक तो ये कि जो पहले से चला आ रहा था कि अब राजा के अधीन ही उत्तरदायी पूर्ण शासन स्थापित हो, लेकिन अब उसके जो समर्थक थे वो कम होने लगे। जनता में जो आक्रोश था वो कीर्ति नगर आंदोलन के बाद बहुत व्यापक हो गया और अब हर कोई टिहरी रियासत के भारत में विलय की मांग करने लगा। और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम देखेंगे कि टिहरी में जो अंतरिम सरकार थी उसकी स्थापना, टिहरी में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 15 फरवरी 1948 को हुई थी। तो ये स्थापना कब हुई थी? 15 फरवरी 1948 को। बाद में 12 अप्रैल 1948, 12 अप्रैल 1948 को क्या किया गया? 12 अगस्त 1948 को यहाँ पर टिहरी विधानसभा के पहले इलेक्शंस हुए। तो ये दो हमें स्थितियां 1948 की दिखती है। और फिर अंत में क्या होता है हम देखेंगे कि इसको हमने बहुत बार पढ़ा है कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह क्या करते हैं? अपने इस रियासत को, उस समय का जो संयुक्त प्रांत होता है उसका 50वां राज्य
के रूप में घोषित करवा देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, चाहे वो सकलाना विद्रोह हो, टिहरी राज्य प्रजामंडल का विद्रोह हो या फिर कीर्तिनगर आंदोलन हो, ये तीनों चीज़ों को मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट वाइज फॉर्म में बताया है। तो इस वीडियो को अब यहीं पर कंक्लूड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।